नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कुचामन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आर्मी में बहुत अच्छा हमने जो तैयारी करवाई थी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। हालांकि रिजल्ट अभी आया नहीं है, पर बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, जो अपनी संस्था में पढ़ रहे थे, उन सभी बच्चों का जब फीडबैक लिया गया तो बहुत ही प्रश्नों का मिलान अपने पेपर में से, अपने यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उनमें से बच्चों के वह है काफ़ी बेनिफिट मिला है। प्रत्येक पेपर में लगभग 90 से 95% क्वेश्चन अपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो ऐप थे उनके माध्यम से, ऑफलाइन जो क्लासेस थी उनके नोट्सों में से बच्चों के आए हैं। तो इसी की तर्ज के आधार पर एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी अब हमने क्लास शुरू की है और आप प्रतिदिन क्लास का आनंद लें, नोट्स लिखें और साथ साथ में याद करते रहें, ताकि आप लोगों को भविष्य में जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें पूरा बेनिफिट मिल सके। कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मन लगाकर तैयारी कीजिए विद्यार्थियों। और आज अपन राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर करते हैं और इस चैप्टर का नाम है संघीय सरकार। संघीय सरकार। देखो, दो प्रकार की सरकार होती है, एक होती है संघीय सरकार, एक होती है राज्य सरकार। यानी राज्य सरकार राज्य के स्तर पर काम करती है और संघीय सरकार या केंद्र सरकार पूरे भारत का नेतृत्व करती है, पूरे भारत में उसका शासन चलता है। तो सबसे पहला बिंदु कि संघीय सरकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप याद रखना संविधान के भाग 5 में संघीय सरकार का उल्लेख है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में संघीय सरकार का उल्लेख है, तो 52 से लेकर 151 तक संघीय सरकार का उल्लेख किया गया है। दोबारा देखना कि संघीय सरकार का जैसे प्रश्न पूछा जाता है अपने कि मूल अधिकार किस भाग में है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, इसी प्रकार अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि केंद्र की जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो उसको आप याद रखना पार्ट 5 या भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक संघीय सरकार का उल्लेख किया गया है। अब देखो विद्यार्थियों, सरकार जो है, सरकार के दो रूप होते हैं। सरकार के दो रूप होते हैं। एक का नाम है अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, और दूसरे का नाम है संसदात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार। याद रखना, सरकार के आपने 6वीं 7वीं 8वीं की किताबों में अंग पढ़े हैं कि सरकार के इतने अंग होते हैं। अभी अपन उससे थोड़ा आगे का रूप पढ़ रहे हैं कि सरकार के रूप, कि सरकार का क्या रूप होता है, अध्यक्षात्मक संसदात्मक। तो देखो समझना, वह देश जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री नाम मात्र का होता है। यानी अगर किसी देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है, और गौण यानी जिसका पद ज्यादा महत्व नहीं रखता है, वो अगर वहां प्रधानमंत्री हो, तो ऐसी सरकार क्या कहलाती है, अध्यक्षात्मक सरकार कहलाती है। और ऐसा देश जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति केवल रबड़ की मोहर होता है, ऐसा देश संसदात्मक सरकार के रूप में माना जाता है। अब अगर आपसे यहां प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस भारत में सरकार का कौन सा रूप अपनाया गया है, तो याद रखना, अब आप अपने मन में विचार करो कि यार अपने देश में हम रोज न्यूज में राष्ट्रपति का नाम सुनते हैं या प्रधानमंत्री का सुनते हैं। आप लोगों के दिमाग में अपने आप इसका उत्तर आ जाएगा कि यार अपने देश में किस प्रकार की सरकार है। दोबारा सुनना, ऐसा राष्ट्र जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री वहां केवल रबड़ की मोहर के समान होता है, इसका उदाहरण है दुनिया में अमेरिका।
इसका दुनिया में सबसे बढ़िया उदाहरण किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका में राष्ट्रपति मुखिया होता है, प्रधानमंत्री नाम मात्र का होता है। संसदात्मक सरकार में देश का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति वहां रबड़ की मोहर के समान होता है। और देश, ऐसा देश है ब्रिटेन। ऐसा देश कौन सा है? ब्रिटेन है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सरकार का कौन सा रूप अपनाया गया है, तो आप क्या उत्तर करोगे? अब आप अपने दिमाग में ये सोचोगे कि यार अपने देश में तो राष्ट्रपति जी का नाम तो हम कभी कभी सुनते हैं, अपने यहाँ तो प्रधानमंत्री का नाम ज़्यादा चलता है। तो आप आइडिया लगा लोगे कि हमारे देश में सरकार का कौन सा रूप है? संसदात्मक रूप है। तो याद रखना, भारत में सरकार का संसदात्मक रूप अपनाया गया है। संसदात्मक रूप अपनाया गया है। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि भारत में सरकार का कौन सा रूप है, तो आप उत्तर क्या करोगे? भारत में सरकार का संसदात्मक रूप है। आप इन नोट्सों को साथ साथ में लिखते जाओ अपनी कॉपी में कि क्या हमें पढ़ना है। तो दोबारा एक बार देखना, केंद्रीय सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको केंद्र सरकार बोल सकते हैं, संघीय सरकार बोल सकते हैं, का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक। सरकार के दो रूप होते हैं, अध्यक्षात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार। भारत अध्यक्षात्मक सरकार का दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? अमेरिका। और संसदात्मक सरकार का बेस्ट उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन। और भारत में संसदात्मक सरकार का रूप अपनाया गया है। नेक्स्ट देखो अपने, आगे अपने आता है सरकार के अंग। सरकार के अंग। तो सरकार के अंग आपने छोटी क्लासों में 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ा होगा कि सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। 1 नंबर पर है कार्यपालिका। कार्यपालिका। 2 नंबर पर सरकार का जो रूप है वो है व्यवस्थापिका अंग, व्यवस्थापिका। दूसरा अंग है व्यवस्थापिका। और सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 अंग है मुख्य, जो हमने 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास में जब अध्ययन किया तब इसके बारे में हमने जरूर पढ़ा होगा। तो देखो, पहला अंग है उसका नाम क्या है? कार्यपालिका। दूसरे अंग का नाम व्यवस्थापिका। और तीसरे अंग का नाम क्या है? न्यायपालिका। अब आगे प्रश्न कई बार इससे ज़्यादा, जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं, कई बार इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखना कि कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 52 अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किया गया है। कार्यपालिका का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? 52 से 78 तक। व्यवस्थापिका का 79 से 123 तक। और न्यायपालिका का उल्लेख 124 से 151 तक। देखो, पहले हमने शुरू में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक पढ़ा था कि पूरी सरकार का उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, आर्टिकल 151 तक है। अब हमने इसका जो इसके अंग है उनका अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया कि किन आर्टिकलों में कार्यपालिका है, किन आर्टिकलों में व्यवस्थापिका है, किन आर्टिकलों में न्यायपालिका है। तो याद रखना, बिल्कुल एकदम आप आसान है, कोई जितना हार्ड है ही नहीं। गणित के डिजिट है, सिर्फ संख्या याद करनी है। कार्यपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78। व्यवस्थापिका 79 से 123
और न्यायपालिका 124 से 151। देखो क्रम से जुड़े हुए हैं, सिर्फ अपने को ये सेट करना है कि कार्यपालिका तो किन में है, व्यवस्थापिका किन में है, न्यायपालिका किन में है। याद रखना दोबारा, कार्यपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से लेकर 78, व्यवस्थापिका 79 से 123 और न्यायपालिका 124 से 151। देखो कार्यपालिका में कौन कौन आता है। कार्यपालिका में सबसे पहले आप याद रखोगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का आर्टिकल है अनुच्छेद 52। 2 नंबर पर आप याद रखोगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है 63। 3 नंबर पर आप याद रखना मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का आर्टिकल है 74। 4 नंबर पर आप याद रखोगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इसका आर्टिकल है 75। और 5 नंबर पर आप याद रखोगे महान्यायवादी और इसका आर्टिकल है 76, जो पिछली बार नेवी के एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखना, अब आपको ये 5 आर्टिकल तो याद रखने मैं आपको केवल काम के अनुच्छेद बता रहा हूं। अगर आप इनको याद कर लोगे तो भी एग्जाम में आपका आर्टिकल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका में है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 52 में। 2 नंबर पर है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में। 3 नंबर पर मंत्री परिषद, आर्टिकल 74 में। 4 नंबर पर प्रधानमंत्री, आर्टिकल 75 में। और 5 नंबर पर महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में। तो कार्यपालिका जो अपना अंग है, इसमें हमने ये इतनी 5 चीजें याद रखनी है। कार्यपालिका में सबसे पहले कौन आएगा, राष्ट्रपति। अब आपको प्रश्न पूछा जाता है इसे कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अपन पढ़ते हैं, एबीसीडी में आ गया 52, 53, 54, 55। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 52 में। फिर आता है उपराष्ट्रपति का पद, जो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, 63 में। मंत्री परिषद का उल्लेख किसमें है, 76 में। प्रधानमंत्री का उल्लेख किसमें है, 75 में। और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जिसको अपन बोलते हैं, उसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 76 में है। अब देखो एक बार इसको आप याद कर लेना डायग्राम को, आगे वाली व्यवस्थापिका अपन पढ़ेंगे। दूसरा जो सरकार का अंग था उसका नाम है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का उल्लेख हमने देखा था 179 से 123 तक, यानी अनुच्छेद 79 से 123 तक व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका को भारत में कहा जाता है संसद। व्यवस्थापिका को भारत में क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग इसके नाम है। जैसे अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, तो और अपने भारत में इसे क्या कहा जाता है, संसद भी कह सकते हैं या पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको मैं इसकी एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, याद रखना, से रे ला गुणा 79, 80, 81, सरला 79, 80 और 81 क्या याद रखना है, सरला 79, 80 और 81। यानी संसद किन से मिलकर बनी होती है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसमें केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद किन से मिलकर बनी होती है। तो अपन उत्तर क्या करेंगे, संसद के इसमें एबीसीडी फिर आता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा दोनों से, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे कि संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। अब अपन आते हैं ट्रिक की तरफ। ट्रिक में हमने एक ट्रिक लिखी है, सरला 79, 79, 80 और 81।
अब आप याद रखना से संसद, यानी संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 79 में। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 79 में। राज्यसभा का उल्लेख किस में किया गया है? 80 में। और लोकसभा का किस में किया गया है? 81 में। अब प्रश्न इससे पूछा जाता है कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 80 में। और लोकसभा का 81 में। तो अपने को इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है, सरला 79, 80 और 81, 79, 80, 81। संसद का उल्लेख 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो सरकार का दूसरा अंग जो है व्यवस्थापिका, उसकी जानकारी हमने इसमें नॉर्मल ली है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अपने, नेक्स्ट बिंदु है, तीसरा अंग है, उसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका का उल्लेख हमने 124 से लेकर 151 तक पढ़ा है। न्यायपालिका में कौन कौन आता है? एक नंबर पर तो आता है सर्वोच्च ओब्लिक उच्चतम ओब्लिक सुप्रीम कोर्ट, और इसका उल्लेख है 124 से लेकर 147 तक। जो तीसरा पार्ट है न्यायपालिका, उसका डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं अपने कि न्यायपालिका है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से 151 तक है, और इसमें एक नंबर पर सर्वोच्च उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 तक है, और 2 नंबर पर आता है CAG। 2 नंबर पर क्या है? CAG, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसका उल्लेख है संविधान में 148 से लेकर 151 तक। ये देखो, हमने केंद्रीय सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उनके प्रमुख आर्टिकल, उनका प्रमुख डिवाइडेशन अभी पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्यपालिका, जिसका उल्लेख था 52 से लेकर 78 तक। 2 नंबर पर व्यवस्थापिका 79 से 123 तक। 3 नंबर पर कार्यपालिका 124 से 151 तक। ये हमने डिवाइडेशन पढ़े। राष्ट्रपति, कार्यपालिका में कौन कौन आ जाता है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। व्यवस्थापिका में क्या आ जाती है? संसद। संसद किन से मिलकर बनी होती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका में 2 चीज़ होती है, एक नंबर पर सर्वोच्च, जिसे हम उच्चतम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, और 2 नंबर पर केग, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। अब देखो आगे अपने, सबसे पहले अपने जो सरकार के अंग हैं उसमें एक नंबर पर सबसे पहले अपन लेते हैं कार्यपालिका। और कार्यपालिका में सबसे पहले हमने पढ़ा था एक नंबर पर राष्ट्रपति। क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की क्या क्या बातें होती है? पहला बिंदु याद रखना, संवैधानिक पद क्रम, संवैधानिक पद क्रम में प्रथम स्थान, यानी हमारे संविधान में देश में पहला स्थान किसको दिया गया है? तो याद रखना राष्ट्रपति को। इन्हें कहा जाता है देश का मुखिया। क्या कहा जाता है? देश का मुखिया। इन्हें कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक। क्या कहा जाता है? देश का प्रथम नागरिक। और ये माने जाते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। ये देखो राष्ट्रपति के क्या क्या नाम है। पहला बिंदु,
सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति को हमारे संविधानिक पदक्रम में संविधान के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान मिला है? तो राष्ट्रपति में याद रखना, संवैधानिक पदक्रम में इनका स्थान क्या है? पहला स्थान है। इनको क्या कहा जाता है? देश का मुखिया कहा जाता है। ये माने गए देश के प्रथम नागरिक, और तीनों सेनाओं के इन्हें क्या माना जाता है? सर्वोच्च सेनापति के रूप में भी इन्हें माना जाता है। अब देखो अपने सबसे पहले आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या याद रखना है? आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। फिर अपने आते हैं आर्टिकल डायरेक्टिव 54 पर, जिसमें आता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल से क्या मतलब हो गया कि राष्ट्रपति को मतदान कौन कौन करता है। याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब राष्ट्रपति को मतदान कौन कौन करता है। तो याद रखना, देखो, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा प्लस दिल्ली, पांडिचेरी प्लस जम्मू कश्मीर की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ये देखो सामने क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति को मतदान कौन कौन करता है। तो याद रखना, राष्ट्रपति को वोट कौन देता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। तो फिर केवल शब्द हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि मनोनीत सदस्य भी होते हैं। हालांकि भी आर्मी वाले एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, परंतु ये क्वेश्चन को पुराना देखा गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्य मनोनीत नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को मतदान नहीं करते हैं। तो यहाँ दोबारा देखना, आर्टिकल 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी वोट कौन कौन देता है। तो याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। तो याद रखना, मतदान कौन नहीं करता? तो याद रखना है विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को अपना वोट नहीं देते हैं। तो अब ये विधान परिषद वाला मामला कि विधान परिषद कितनी है, तो विधान परिषद वर्तमान में
वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसकी एक इसे इंग्लिश के हिसाब से आप MBUKAT, इसकी ट्रिक है वो भी याद कर लेना, MBUKAT। एम का हो जाएगा महाराष्ट्र, बी का हो जाएगा बिहार, यू का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, के का हो जाएगा कर्नाटक, ए का हो जाएगा आंध्र प्रदेश और टी का हो जाएगा तेलंगाना। ये वर्तमान में भारत के 6 राज्य हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद है। बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ में क्या है, विधान परिषद भी है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो वर्तमान में भारत के पहले 7 राज्यों में थे, आजकल जम्मू कश्मीर को उठाने के बाद में 6 राज्यों में विधान परिषद है। और इसकी एक आप ट्रिक याद कर सकते हो, MBUKAT। एम का मतलब महाराष्ट्र, बी का बिहार, यू का यूपी, के का कर्नाटक, ए का आंध्र प्रदेश और टी का हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 55, आर्टिकल 55, इसमें है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या होती है, याद रखना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। राष्ट्रपति को जब वोट देते हैं तो वोट किस पद्धति के तहत दिए जाते हैं, याद रखना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 55 में। आगे अपने आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में लिखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जिसको हम बोलते हैं उसको देता है। तो याद रखना, आर्टिकल 56 में लिखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो देखो आर्टिकल 55 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति की वोट देने की जो पद्धति है उसका नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। आर्टिकल 56 में लिखा है कार्यकाल। कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष। त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आगे अपने राष्ट्रपति का नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। आगे अपने आता है अनुच्छेद 58। आर्टिकल 58 में लिखा है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में पहला बिंदु है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर
नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो अपन पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से आप याद रख लेना, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। ये बात याद रख लेना, बाकी चीज़ें तो आप लोगों को आ जाएगी। आगे अपने याद रखना आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ते हैं तो क्या शर्त चाहिए? तो आप इसमें याद रखना, राष्ट्रपति के लिए 50 तो चाहिए प्रस्तावक, 50 चाहिए अनुमोदक। राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़े तो उसे 50 तो जीते हुए क्या चाहिए? प्रस्ताव रखने वाले। 50 क्या चाहिए? अनुमोदक चाहिए। और जमानत राशि कितनी होती है? जमानत राशि होती है 15,000 रुपये। जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये। अब क्या है, आगे थोड़ा और देख लेना। अगर कुल वेद मतों का 1/6 या 16.66% अगर वेद मतों का ये नहीं मिलता है, कुल वेद मतों का अगर 1/6 या 16.66% मत नहीं मिलता है, तो ये जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। याद रख लेना कि आर्टिकल 58 में तो लिखा हुआ है योग्यता, और योग्यता में आप याद रख लेना उम्र 35 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए जो शर्त है, पद के लिए जो शर्त है, वो क्या शर्त चाहिए? 50 तो जीते हुए क्या होने चाहिए? प्रस्तावक। 50 व्यक्ति क्या होने चाहिए? अनुमोदक, यानी सपोर्ट करने वाले। और जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। अगर कुल वेद मतों का 1/6 या 16.66% मत नहीं मिलता है, तब जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट बिंदु देखो, आगे अपने है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में है शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप याद रखना, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस। याद रखना, राष्ट्रपति को ये बहुत बार एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बता सकते हो? याद रखना, DY चंद्रचूड़। क्या नाम है? DY चंद्रचूड़। आगे अपने आता है आर्टिकल 61। अनुच्छेद 61 में है पद से हटाना। पद से हटाना, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की बातों का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 61 में किया गया है। और इसको कहा जाता है महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होता है? तो याद रखना, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होता है। इस दरमियान या तो स्वयं राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि आकर संसद में अपना जो बात रखता है कि ये बात है। तो आर्टिकल 61 में है पद से हटाने की प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। और महाभियोग शुरू करने के कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होता है, ताकि वो अपनी बात रख सके। तो आगे अपने आर्टिकल 61 हो गया। और अब अपने आर्टिकल आता है 62। इसमें लिखा है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे, यानी किसी कारण से जैसे कोई मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति की जगह काम कौन करता है? तो आपको उत्तर करना है उपराष्ट्रपति। बाई चांस उपराष्ट्रपति भी नहीं कर पा रहा है तो काम कौन करेगा? तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आर्टिकल 62 में लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का कार्य किया जाएगा। इस दरमियान उन्हें राष्ट्रपति के परिलाभ देय होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान में केंद्रीय सरकार की, संघीय सरकार की
जो अंग है उनकी सबसे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार अपन एक एक पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज की क्लास के लिए आपको बहुत धन्यवाद और मन लगाकर पढ़ाई करें। अपनी जो बोर्ड पे पढ़ाई जा रही चीज़ें हैं उनको आप रिटर्न में नोट्स बनाते जाएं और साथ साथ में वीडियो को बार बार देखते जाएं। अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पर कंप्लीट सिलेबस इसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।